तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान जो विषय है आपका, उसका जो फर्स्ट बुक है आपका समकालीन विश्व राजनीति वाला जो फर्स्ट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है सत्ता के नए केंद्र। तो इस चैप्टर के बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम लोग, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम या कह लीजिए प्री बोर्ड एग्जाम, जी हाँ बच्चों, चाहे आप अपना जो है सो कि मिड टर्म का एग्जाम देने वाले हो या फिर प्री बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो या बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तीनों ही एग्जाम में आपको काम में आएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हिंदी मीडियम में भी बताऊंगा, प्लस में इंग्लिश मीडियम में भी दिखाऊंगा। मैं आपको हिंदी मीडियम में मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजें, और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन दिखा दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सके। ठीक है, कई सारे बच्चे कमेंट करके हमसे बोला करते थे कि सर आप सिर्फ हिंदी मीडियम को बताते हो, तो हमने एक मुहिम चालू की है जिसके अंदर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी हम आपको कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जय झा 07। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो डायरेक्टली आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये मेरा आईडी है, ये जैसे आप सर्च मारेंगे जय झा 07, मेरा आपका इंस्टाग्राम का आईडी देखने को मिल जाएगा। फॉलो कर लीजिएगा, और कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और वहां पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 1 2 3। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वैसे ही आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल क्लास 12 का देखने को मिल जाएगा। आप वहां पर हमें जो है सो कि ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी हम कई सारी चीजें आपको देते रहते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा पढ़ाई में, चाहे वो PDF वगैरह हो, नोट्स वगैरह हो, बहुत सारी चीजें हम आपको टेलीग्राम पे भी देते रहते हैं। ठीक है, इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं, और सर्च करके भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है आपके पेपर में, पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ये पूछ सकता है कि सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है। ठीक है, जो आप कह लीजिए न्यू सेंटर ऑफ पावर है, वो है क्या। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है, या कह लीजिए क्या मीनिंग है इसका। तो ये आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया और कुछ देशों के संगठनों का उदय हुआ। सत्ता के नए केंद्र के रूप में इन्हें ही हम लोग जानते हैं, और यह संगठन अमेरिकी जो वर्चस्व है, अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, क्योंकि यह संगठन राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमारा 1991 में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1991 में आपका सोवियत संघ कोलैप्स कर गया था, यानी टूट गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अमेरिका यानी कि USA एकमात्र महाशक्ति बन करके उभरा पूरी दुनिया में। लेकिन कई सारे छोटे छोटे देश ये देखे कि यार अगर एक ही महाशक्ति पूरी दुनिया में रहेगा तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है पूरी दुनिया को। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हम अकेले मिल करके तो इससे प्रतिस्पर्धा, इससे कंपटीशन कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी कि जो है सो कि संगठन बना लेते हैं। तो पूरी दुनिया में कई सारे हमें संगठन देखने को मिले, जैसे यूरोपीय संघ देखने को मिला, आसियान देखने को मिला, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सार्क वगैरह देखने को मिले। ठीक है, तो कई सारे छोटे छोटे संगठन बने, जो कि आज सत्ता के नए केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि अमेरिका जो है सो कि अमेरिका का वर्चस्व आज के टाइम पे कायम नहीं है। आज के टाइम पे पूरी जो दुनिया है उसके अंदर कई सारे सत्ता के केंद्र हैं। ठीक है, वो संगठन भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं आज की पूरी दुनिया में। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे, यानी कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति नहीं बच गया है आज के टाइम पे, बहुत सारे जो है सो कि संगठन बन गए हैं और वो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो यही है हमारा सत्ता के नए केंद्र। ठीक है, न्यू सेंटर ऑफ पावर। यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर आपको देना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है कि यूरोपीय संघ के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख आपको करना है। मैंने आपको बताया ना कि सत्ता के नए केंद्र के अंदर कई सारे संगठन बने, तो उन्हीं में से एक है आपका यूरोपीय संघ।
ठीक है। तो देखिए यूरोपीय संघ जो था यूरोप के देशों का अपना एक संगठन था जिसका अपना क्या था, अपना राष्ट्रीय गान था, अपना झंडा था, ठीक है, अपना स्थापना दिवस था, अपनी करेंसी थी यूरो मुद्रा, ठीक है। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलाव लाकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है आज के टाइम पे। यूरोपीय संघ जो है एक संगठन है जिसके अंदर यूरोप के काफी सारे देश जो है सो कि आते हैं और वो उनका अपना करेंसी है, अपना फॉरेन पॉलिसी है, बहुत सारी चीजें उनका अपना है, ठीक है। तो आपसे कभी भी विशेषता पूछता है तो उसके अंदर आप ये चीजें लिख सकते हैं। शॉर्ट में इस तरह से मैंने आपको बता रखा है। और सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो आंसर आपको इस तरह से देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फीचर्स के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आसियान के बारे में देख लेते हैं। आसियान भी आपका एक संगठन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आसियान से क्या अभिप्राय है। तो आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी आसियान की, ये हुई थी 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। 5 देश कौन कौन से थे, मलेशिया, सिंगापुर, इस तरह से करके 5 देश थे आपके जिन्होंने इसकी स्थापना की थी आसियान संगठन। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, कई बार ये पूछ लेता है कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो आपको याद होना चाहिए आसियान संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका पूरा नाम होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और इंग्लिश में बोले तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ये स्टैब्लिश हुआ था। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको इस प्रकार से देना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है आसियान से रिलेटेड कि आसियान संगठन के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों का उल्लेख करना है आपको। जो आसियान संगठन है आपका, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, इसके 2 इंपॉर्टेंट आपको जो है सो कि उद्देश्य बताने हैं। तो देखिए ये कोई भी चीज होता है उसका अपना उद्देश्य होता है। जैसे आप लोग जो है सो कि खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि भूख लगता है। तो खाना खाने का उद्देश्य क्या हुआ कि आपकी भूख को मिटाना, है ना। आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं आप लोग, स्कूल जाने का उद्देश्य होता है शिक्षा ग्रहण करना, समझ रहे हैं ना आप। तो उसी प्रकार से कोई भी संगठन बनता है दुनिया में तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है, कई सारे उद्देश्य भी हो सकते हैं। तो आसियान के यहाँ पर 2 उद्देश्य पूछ रखा है जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला आसियान बनाने का मेन मकसद ये था उनका कि जो उसके मेंबर कंट्री है उनका आर्थिक विकास जो है वो तेज किया जा सके, यानी इकोनॉमिकली तेजी से वो लोग विकास कर सके। उसके बाद दूसरा उद्देश्य लिखेंगे आप कि ये सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अपना विकास हासिल कर सके, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसको पूरी दुनिया में फैला सके, जिसको इन्होंने जो है सो कि किया भी है, हासिल भी किया इन्होंने, ठीक है। और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से पूछेगा, मेंशन 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस तरह से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा 5वां है, इसमें पूछा है कि आसियान शैली से क्या अभिप्राय है, ठीक है। देखिए आसियान शैली का मतलब आसियान का स्टाइल कैसा है, ठीक है। आपने फिल्मों में देखा होगा, रजनीकांत का स्टाइल देखा होगा कि रजनीकांत यूं एक सेंटा फ्रूट या इस तरह से टॉफी निकालता है, यूं हाथ पे फेंकता है और यूं खा लेता है, तो वो रजनीकांत जी का स्टाइल है। शाहरुख खान का, सलमान खान का, अजय देवगन का, हर एक हीरो का अपना स्टाइल होता है। हर एक उसी प्रकार से हर एक संगठन का अपना एक स्टाइल होता है काम करने का, ठीक है। हर एक देश का अपना एक स्टाइल होता है काम करने का, ठीक है। तो वही आसियान की बात कर रहा है कि जो आसियान संगठन है इसका काम करने का स्टाइल क्या है, शैली क्या है काम करने का। तो ये जो संगठन है ये अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करती है। और जो है सो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आसियान ने काफी नाम कमाया है, आसियान ने काफी नाम कमाया है, इसी से ही आसियान शैली कहा जाता है। यानी कि ये जो आसियान का स्टाइल है, यानी कि आसियान शैली है, इसके अंदर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग अनौपचारिक रूप से, ठीक है, और टकराव रहित, सहयोगात्मक, यानी कि हम किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, सहयोग के साथ मेल मिलाप करके, मेल जोल बढ़ा करके काम करेंगे, और यही चीज आसियान शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट इज मीन बाय आसियान शैली। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच से क्या अभिप्राय है। तो देखिए 1994 में 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक यहाँ पर ट्विस्ट रहता है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी और आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो गलती से वो लोग 1967 लिख देते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच में, जो कि गलत है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। ठीक है, और आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में, 1994 में हुई थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए आप। और इसका काम क्या था, क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य था देशों की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है और विदेश नीति है यानी कि फॉरेन पॉलिसी है, उसमें तालमेल बना करके रखना। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका मेन काम था ये आसियान क्षेत्रीय मंच का। ठीक है, और सेम क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन की ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं। बड़े क्वेश्चन में 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज ब्रिक्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स यहाँ पर आप एक चित्र के माध्यम से देखेंगे तो आपको अलग अलग कंट्री का फ्लैग देखने को मिलेगा इन शब्दों के अंदर। ये जो एबीसीडी के अक्षर है इसके अंदर अलग अलग कंट्री का फ्लैग देखने को मिलेगा, और ये 5 कंट्री मिलकर के ब्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पहला है ब्राजील, बी से ब्राजील होता है, आर से रशिया होता है, आई से इंडिया होता है हमारा, सी से चाइना होता है और एस से साउथ अफ्रीका होता है। ये 5 देश मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं बच्चों। ठीक है, और अब इनका इस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया यानी कि स्थापना क्यों हुई, ठीक है, उन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिक्स है क्या वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स जो है ना 5 देशों का समूह है यानी कि ग्रुप है, जो कि विश्व की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रिक्स की स्थापना जैसे कि 2006 में रूस में की गई थी, और दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम परिवर्तित हो गया, जिसे हम लोग ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। पहले इसको ब्रिक बोलते थे, जब इसमें एस जुड़ गया यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसको ब्रिक्स बोलने लग गए हम लोग। ठीक है, वही चीज इंग्लिश मीडियम में कि ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज दैट इज यूज्ड फॉर द वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, इकोनॉमी। और यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में तो वही मैंने आपको बताया, बी से ब्राजील हो गया, आर से रूस यानी कि रशिया, आई से भारत यानी इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इस तरह से ये देश इसके अंदर शामिल है। ब्रिक्स की स्थापना क्यों की गई, ब्रिक्स की स्थापना की कुछ मुख्य उद्देश्यों की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक क्षेत्र में ये लोग बढ़ावा देना चाहते थे। यानी देखिए कोई भी संगठन बनता है तो उसके अंदर देखिए दो तीन चीजें तो आप मान के चलिए कि उसके लिए बनता ही बनता है। जैसे कि वो लोग आर्थिक रूप से जैसे कि बढ़ावा देंगे और आर्थिक रूप से विकास करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में विकास करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में विकास करेंगे, सहयोग करेंगे, सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट तो आप हर संगठन के स्थापना में लिख ही सकते हैं। ठीक है, स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में इन सब क्षेत्रों में ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आगे मैं बात करूं कि विश्व राजनीति में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने और वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में बहुध्रुवीय दुनिया का एकजुट केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यानी कि आज के टाइम पे ब्रिक्स एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिक्स के बारे में ये सारी चीजें आप लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स क्या क्या है, सोशल कह रहा हूं, आपका इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, सोशल सेक्टर हो गया, पॉलिटिकल सेक्टर हो गया। इसके अंदर क्या कर सकते हैं लोग, आगे बढ़ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। ब्रिक्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन की सार्क की स्थापना जो है वो कब हुई, इसका पूर्ण रूप लिखना है आपको। 6 नंबर में भी पूछ सकता है, 4 नंबर में भी पूछ सकता है, और बहुत कम चांस है कि 2 नंबर में आएगा, लेकिन 2 नंबर में भी पूछ सकता है सार्क के बारे में अगर क्वेश्चन बनेगा तो। ठीक है, तो पहले समझिए सार्क जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। सार्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ जैसे कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन।
इसकी स्थापना हुई थी सन 1985 बांग्लादेश ढाका में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सार्क के बारे में अगर मैं बात करूं, और जो है सो कि ये बांग्लादेश ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका पूरा नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके उद्देश्य वगैरह पूछ लेगा आपसे, तो लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन कि आसियान के किन्हीं 2 संस्थापक देशों के नाम लिखने हैं आपको। तो आसियान के है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। इस तरह से करके 5 देश थे आपके, तो यहाँ पर 2 के नाम बताने हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा, फाउंडिंग कंट्रीज के बारे में बताना है आसियान के, तो इंडोनेशिया, मलेशिया आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, मार्शल योजना क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। तो देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए जबरदस्त मदद की। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जो आपका यूरोप था, उसके अंदर जो पश्चिमी यूरोप था, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पे थी। अमेरिका बोला अच्छा जी रुको रुको, तुम्हारा मदद हम करेंगे। उन्होंने जबरदस्त पैसा से मदद किया, बिल्कुल डॉलर उलर दिया, मस्त एकदम, बोला कि भाई आप अपनी अर्थव्यवस्था को उठाओ। और यही जो जबरदस्त मदद उन्होंने किया था, इसी मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल प्लान इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से आएगा कि व्हाट वाज द मार्शल प्लान। तो आपको जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच विवादों के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, और देखिए इंडिया एंड चाइना का रिलेशंस के बारे में तो आपको पता ही है, अभी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है। ठीक है, करंटली भी अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। बड़े क्वेश्चनों में आता है ज्यादातर, अगर रिलेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन बनेगा ना कि इनके संबंधों के सकारात्मक चीजें बताइए, नेगेटिव चीजें बताइए, ठीक है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादातर चांस रहता है 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है हमसे, इंडिया एंड चाइना के बारे में पूछा है कि उनके बीच में क्या विवाद के मुद्दे हैं, डिस्प्यूट्स क्या क्या है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें रीजन ऑफ द डिस्प्यूट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सबसे पहले तो दलाई लामा को भारत में शरण देना। जब हमने दलाई लामा को भारत में शरण दिया तो इससे चाइना बहुत भड़क गया। ठीक है, और फिर हमें एग्रेशन फेस करना पड़ा और दोनों देशों के बीच में जो है सो कि रिश्ते खराब होते चले गए। तो पहला आप कारण ये लिख सकते हैं विवाद के मुद्दों में। दूसरा लिख सकते हैं भारत और चीन के बीच में 1962 में जो युद्ध हुआ था, जिसमें कि हमने अपना काफी सारा हिस्सा खो दिया, चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो इसको लेकर के विवाद रहता है। इंडिया बोलता है कि भाई ये मेरा टेरिटरी है, ये मेरी जगह है, आपने कब्जा कर लिया, वापस करो। लेकिन चाइना बोलता है नहीं, हम नहीं करेंगे, ये हमारा जगह है। तो 1962 में जो युद्ध हुआ था उसको लेकर के हमारा विवाद रहता है चाइना के साथ। अगला है अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में विवाद देखने को मिलता है। चाइना बोलता है, काफी सारे जगहों के बारे में पॉइंट आउट करता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, बोलता है ये मेरा है, ये मेरा है। ठीक है, और इसी को लेकर के भारत और चीन के बीच में विवाद रहता है हमेशा। ठीक है, अगला है चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा किया गया। ठीक है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, भारत ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ, इसको लेकर के भी विवाद रहता है। ठीक है, वहीं से आपका दलाई लामा जी यहाँ पर हमें देखने को मिले, जिसको भारत ने शरण दिया, और भारत और चीन के विवाद जो है और ज्यादा बढ़ते चले गए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है गलवान वैली में आपका 2020 में जो हुआ था, गलवान वैली की जो घटना थी, जिसके अंदर एक तरफ जो है सो कि भारत के सोल्जर्स थे यानी इंडिया के, और एक तरफ चाइना के थे, दोनों आपस में आके भिड़ गए थे, और जो है सो कि एलओसी पे यहाँ पर भिड़ गए थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और दिक्कत समस्याएं पैदा हो गई थी उस टाइम पे गलवान वैली के अंदर। ठीक है, कई भारतीय सैनिक भी शहीद हुए और कई चाइना के जो है सो कि सैनिक भी मारे गए उसके अंदर। तो ये एक गलवान वैली की घटना थी जिसने भारत और चीन के बीच में विवाद और बढ़ा दिया, और ये विवाद के मुद्दों या कह लीजिए कारणों में आप लिख सकते हैं। और भी काफी सारे कारण हैं जो कि आप लिख सकते हैं, कोरोना, वैश्विक महामारी, इस तरह से करके। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप लिख देंगे। इन्हीं को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करके लिख देना है 6 नंबर के लायक, तो इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंशन द रीजन फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन की आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है बताना है। तो देखिए काफी पुराना हो गया वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आसियान विजन 2020 के जरिए आसियान जो है ना 2020 तक विश्व में बहिर्मुखी भूमिका निभाना चाहता था, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता था वो, और काफी हद तक उसमें वो सफल भी हुआ है। तो ये आप लिख देंगे छोटे क्वेश्चनों में, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर आपका जो है कि क्वेश्चन अगला है कि व्हाट इज मीन बाय, सॉरी वही क्वेश्चन है आपका इंग्लिश मीडियम में कि व्हाट इज मीन बाय आसियान विजन 2020। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि यूरोपीय संघ जो है ना यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का विश्व स्तर पर, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह लीजिए स्थान देखने को मिलता है आज के टाइम पे भी। आज के टाइम पे यूरोपीय संघ इतनी पावर रखता है कि अमेरिका जैसे देशों के साथ टक्कर ले सके, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी। हर क्षेत्र में यूरोपीय संघ ने अपना दबदबा बनाया है, आसियान ने भी बनाया है, सार्क वगैरह ने भी बनाया है। जितने भी नए सत्ता के केंद्र निकल करके आ रहे हैं ना, यानी कि जितने भी नए नए पावर इमर्ज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के रूप में, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। भारत एक अकेला आप कह सकते हैं, चाइना कह लीजिए, ठीक है, ये एशिया के अंदर आप देखेंगे तो इमर्जिंग पावर है और सत्ता के नए केंद्र के रूप में इन्हें भी देखा जा सकता है, हमारे देशों को भी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे यूरोपीय यूनियन के बारे में। और इंग्लिश में इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोपियन यूनियन करके, और आपका आंसर जो रहना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में रहना चाहिए, ठीक है। तो बस यही था आज का ये वीडियो बच्चों, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप लाल कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो डाले आपके एग्जाम्स वगैरह के लिए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।